सोचिए एक ऐसी जमीन जिसके नीचे तो बेशुमार दौलत भरी हो, लेकिन जिसके ऊपर रहने वाले लोग गहरी गरीबी में जी रहे हों। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं झारखंड की। और ये कहानी है इसी अजीब से विरोधाभास की, मतलब एक ऐसे पैराडॉक्स की जहां समृद्धि और संघर्ष एक साथ चलते हैं। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। आखिर ये कैसे हो सकता है कि भारत का एक ऐसा राज्य जो कुदरती दौलत से मालामाल हो, वो ही सबसे गरीब राज्यों में भी गिना जाए? ये एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने के लिए हमें इसके इतिहास, इसकी राजनीति और इसकी जमीनी हकीकत को एक-एक करके समझना होगा। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ आपको दिख रहा है झारखंड का वो नक्शा जो इसकी जमीन के नीचे छिपी दौलत को दिखाता है। कोयला, लोहा, यूरेनियम, क्या कुछ नहीं है यहाँ। और फिर ठीक बगल में दूसरी तस्वीर देखिए। ये है संथाल विद्रोह का नक्शा। ये उसी जमीन के लिए हुए एक लंबे, बहुत पुराने संघर्ष की कहानी कहता है। बस यही दो तस्वीरें, एक दौलत की और एक संघर्ष की, झारखंड की पूरी कहानी की बुनियाद हैं। और हाँ, ये विरोधाभास सिर्फ कहानियों या नक्शों तक ही सीमित नहीं है। आंकड़े तो और भी चौंकाने वाली तस्वीर दिखाते हैं। सोचिए, पूरे भारत की कुल खनिज संपदा का लगभग 40% हिस्सा अकेले झारखंड के पास है। 40%। लेकिन इसके बावजूद राज्य की करीब 36% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। मतलब दौलत तो है, पर लोगों तक नहीं पहुंच रही। ये फासला वाकई में बहुत बड़ा है। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? इस पहेली का जो पहला और शायद सबसे बड़ा टुकड़ा है, वो है यहाँ की राजनीति। झारखंड की कहानी एक रिवॉल्विंग डोर स्टेट की कहानी है। मतलब एक ऐसा राज्य जहाँ सरकारें बस आती हैं और चली जाती हैं, और स्थिरता तो जैसे एक सपना बन के रह रही है। सिर्फ ये एक नंबर देखिए, 12। सुनने में शायद ये कोई बड़ा नंबर ना लगे, लेकिन यकीन मानिए, झारखंड की राजनीतिक अस्थिरता की पूरी कहानी इसी एक नंबर में छिपी है। इसका मतलब ये है कि महज 23 सालों में झारखंड में 12 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। हिसाब लगाएं तो एक मुख्यमंत्री का औसत कार्यकाल सिर्फ 1.5 साल का रहा है। अब आप ही सोचिए, इतनी ज्यादा पॉलिटिकल अस्थिरता के बीच कोई भी राज्य तरक्की के रास्ते पर आगे कैसे बढ़ सकता है? ये तो लगभग नामुमकिन है। ये टाइमलाइन इस उथल-पुथल को और भी साफ कर देती है। देखिए, 2000 में राज्य बना और 2009 आते-आते तो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ गया। और ये सिलसिला एक बार नहीं, बल्कि 3-3 बार दोहराया गया। पूरे इतिहास में सिर्फ एक बार 2014 में रघुबर दास ही ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। और आज 2024 तक राज्य अपने 12वें मुख्यमंत्री को देख चुका है। अब इस लगातार बदलाव का नतीजा क्या हुआ? नीतियां तो अटकी ही, साथ ही एक ऐसा पावर वैक्यूम बन गया जिसने भ्रष्टाचार और अशांति के लिए सारे दरवाजे खोल दिए। तो पहला कारण तो हुआ राजनीतिक अस्थिरता। अब आते हैं पहेली के दूसरे अहम हिस्से पर, और वो है यहाँ की बेशुमार दौलत, जो एक तरह से वरदान के बजाय अभिशाप बन गई। ये कहानी है धन, अभिशाप और भ्रष्टाचार की, कि कैसे किसी जगह के संसाधन ही उसके लिए एक बोझ बन जाते हैं। इसको समझने के लिए जरा राज्य बनने से पहले के हालात पर नजर डालते हैं। ये टेबल बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि छोटा नागपुर का इलाका, जो आज का झारखंड है, तब बिहार के टोटल रेवेन्यू में 70% का योगदान देता था। 70%। लेकिन जब खर्च करने की बारी आती थी तो उस रेवेन्यू का सिर्फ 20% ही इस इलाके पर खर्च होता था। चाहे गांव में बिजली हो या पक्की सड़कें, हर मामले में भारी भेदभाव था। और बस इसी नाइंसाफी ने एक अलग राज्य की मांग को और भी ज्यादा भड़का दिया था। एक्सपर्ट इस स्थिति को एक खास नाम देते हैं, रिसोर्स कर्स, यानी संसाधन का अभिशाप। स्टुअर्ट कॉर्बरेज इसे समझाते हुए कहते हैं कि जब किसी जगह पर बहुत ज्यादा खनिज संपदा होती है तो नेता लोग उस जगह के विकास पर ध्यान देने के बजाय उस दौलत से मिलने वाले पैसे को हथियाने की होड़ में लग जाते हैं, और विकास का काम बस पीछे छूट जाता है। झारखंड को देखें तो ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। और इस रिसोर्स कर्ज का नतीजा वो हमें जमीन पे भ्रष्टाचार के बड़े बड़े घोटालों के रूप में देखने को मिला, जैसे मधु कोड़ा स्कैम। सोचिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री पर ही अवैध माइनिंग से 4000 करोड़ रुपए बनाने का आरोप लगा। या फिर मनरेगा घोटाला, जिसमें गरीबों के रोजगार के लिए आए 100 करोड़ रुपए अधिकारी ही खा गए। ये सिलसिला जेएमएम रिश्वत कांड तक जाता है। ये सब दिखाता है कि कैसे राज्य की दौलत को बार बार लूटा गया।
लेकिन रुकिए, झारखंड की कहानी सिर्फ राजनीति और भ्रष्टाचार तक ही सीमित नहीं है। इसकी जड़ों में एक बहुत लंबे संघर्ष की विरासत भी है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो जमीन, पहचान और अपनी स्वायत्तता के लिए सालों साल लड़ी गई। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि झारखंड राज्य किसी एक दिन में नहीं बन गया। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि जैसा कि आप देख सकते हैं, एक अलग झारखंड राज्य की मांग भारत के सबसे लंबे चले क्षेत्रीय आंदोलनों में से एक का नतीजा थी। ये यहाँ के लोगों का सदियों पुराना संघर्ष था। इस संघर्ष के कुछ अहम पड़ावों पर नजर डालते हैं। कहानी शुरू होती है 1855 के संथाल विद्रोह से, जो अंग्रेजों के शोषण और जमीन हड़पने के खिलाफ था। फिर 1949 में झारखंड पार्टी बनी, जिसने पहली बार औपचारिक तौर पर अलग राज्य की मांग रखी। 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम बना और आंदोलन और भी तेज हो गया। और फिर एक लंबे इंतजार के बाद साल 2000 में झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। जैसा मैंने कहा, इस पूरे संघर्ष के केंद्र में हमेशा से जमीन रही है, और इसीलिए आदिवासियों की जमीन को बचाने के लिए दो बहुत ही जरूरी कानून बनाए गए। एक छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 और दूसरा संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949। दोनों का मकसद बिल्कुल साफ था, आदिवासी समुदाय की जमीन को गैर आदिवासियों को बेचने या ट्रांसफर करने से रोकना, क्योंकि उनके लिए जमीन सिर्फ रोजी रोटी का जरिया नहीं, बल्कि उनकी पहचान और संस्कृति की जड़ है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है। इन कानूनों के होने के बावजूद जमीन पर खतरा आज भी बना हुआ है। कई बार सरकारों ने इन कानूनों में बदलाव करने की कोशिश की ताकि जमीन का कमर्शियल इस्तेमाल आसान हो सके। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए जबरदस्ती जमीनें ली जाती हैं, और इसी के जवाब में पत्थरगड़ी जैसे आंदोलन भी खड़े होते हैं, जहां आदिवासी गांव अपनी सीमाओं पर पत्थर गाड़कर अपने स्वशासन के अधिकार का ऐलान करते हैं। और सोचिए, जब जमीन को लेकर संघर्ष बढ़ता है और सरकार की पकड़ कमजोर होती है, तो उस खाली जगह को कौन भरता है? अक्सर एक नया और ज्यादा हिंसक संघर्ष। अब हम बात करेंगे झारखंड की एक और बड़ी चुनौती की, नक्सलवाद। एक ऐसा संघर्ष जो असल में गवर्नेंस की कमी से पैदा हुआ। तो सवाल है कि आखिर नक्सलवाद ने झारखंड में ही अपनी जड़ें इतनी गहरी क्यों जमाई? इसके कई कारण थे। पहला, माइनिंग और इंडस्ट्री के नाम पर लोगों को उनकी जमीन से बेदखल किया गया। दूसरा, बहुत ज्यादा गरीबी और मौके ना मिलना। तीसरा, दूर दराज के जंगली इलाकों में सरकार और प्रशासन का न होना। और चौथा, यहाँ के घने जंगल जो गुरिल्ला लड़ाई के लिए बिल्कुल मुफीद हैं। मतलब सब कुछ एक साथ मिल गया और नक्सलवाद को पनपने के लिए एक जमीन तैयार हो गई। ये नक्शा इस बात को और अच्छे से समझाता है। झारखंड की जो लोकेशन है और यहाँ के जो विशाल घने जंगल हैं, वो इन विद्रोही गुटों को एक स्ट्रेटेजिक फायदा देते हैं। इन जंगलों में छिपना, ऑपरेट करना और हमले करना उनके लिए आसान हो जाता है, और सरकार के लिए यहाँ कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल। अच्छा, तो इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने एक दो तरफा रास्ता अपनाया। एक तरफ तो थे सिक्योरिटी ऑपरेशंस, जैसे ऑपरेशन ऑक्टोपस, जिसमें पुलिस और सेना मिलकर विद्रोहियों के गढ़ों को खत्म करने का काम करती हैं। और दूसरी तरफ थी विकास की कोशिशें, जैसे सारंडा एक्शन प्लान, जिसके तहत इन इलाकों में लोगों के लिए घर, रोजगार और दूसरी जरूरी सुविधाएं पहुंचाई गईं। तो हमने राजनीति की बात की, भ्रष्टाचार की बात की, जमीन के संघर्ष और नक्सलवाद को भी समझा। इन सब आपस में जुड़ी हुई चुनौतियों को देखने के बाद अब हम पहुंचते हैं सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर, कि झारखंड का भविष्य क्या है? क्या ये जो एक चक्र चल रहा है, उसे तोड़ा जा सकता है? आखिर में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो वही है जहां से हमने अपनी बात शुरू की थी। चुनौती ये है कि झारखंड की जमीन के नीचे जो अपार दौलत है, उसे वहां रहने वाले लोगों की भलाई और तरक्की से कैसे जोड़ा जाए। बस यही इस पूरी कहानी का सार है। अब आगे का रास्ता कुछ बहुत ही अहम सवालों के जवाबों पर टिका है। पहला, क्या झारखंड में राजनीतिक स्थिरता आ सकती है ताकि लंबी चौड़ी योजनाएं बन सकें और उन पर काम हो सके? दूसरा, क्या माइनिंग से जो पैसा आता है उसका इस्तेमाल वाकई में स्थानीय लोगों के विकास के लिए होगा? तीसरा, आदिवासी समुदायों के अधिकारों और इंडस्ट्री की जरूरतों के बीच एक सही संतुलन कैसे बनाया जाएगा? और आखिर में, क्या सरकार उन मूल कारणों को दूर कर पाएगी जिनकी वजह से ये संघर्ष और अविश्वास पैदा होता है?
तो हम आपको इसी आखिरी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या झारखंड हमेशा इसी पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी में फंसा रहेगा, या फिर ये राज्य आखिरकार समृद्धि और शांति की तरफ एक नया रास्ता बना पाएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।